आप सबका स्वागत करता हूं मैं। कक्षा 11 से कक्षा 12 का जो सफर हमने शुरू किया था उसके पार्ट नंबर 3 में मैं कुलदीप बीरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायत डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबके बीच में फ्लैशबैक एंड फीचर्स लेके हाजिर हो गया हूं। जो सफर हमने शुरू किया था 11वीं कक्षा से कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी उसका हमने रिकॉल किया था। सेकंड पार्ट में बचा हुआ 11वीं कक्षा का ही जो पार्ट था उसको हमने रिकॉल किया था और साथ ही साथ हम 12वीं कक्षा में हमें क्या फायदा होने वाला है, ये जो सभी पाठ हमने 11वीं कक्षा में हमने पढ़कर जो आए हैं व्यवसाय अध्ययन में, उन सबको 12वीं कक्षा के साथ हमने जोड़ने का प्रयास किया था। आप सबने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ध्यान से देखा होगा। तीसरे पार्ट के अंदर हम 12वीं कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं और 11वीं कक्षा में जो हम पढ़ के आ गए उसका क्या बेनिफिट होने वाला है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट से वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। आज हम वर्तमान कक्षा में हम क्या सीखेंगे, यानी 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पिछली कक्षा में सीखा हुआ वर्तमान कक्षा में कैसे काम आएगा उसके ऊपर भी हम साथ के साथ चर्चा करते हुए चलेंगे, जैसा कि हमने पिछली पहले और दूसरे पार्ट में हमने किया था। चलिए यूनिट वाइज चलते हैं। वर्तमान कक्षा में हम क्या सीखेंगे। यूनिट 1 में सबसे पहले आ जाएगा हमारा प्रबंध एक परिचय, यानी मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें हम मैनेजमेंट के बारे में हम सीखेंगे, प्रबंध के बारे में हम सीखेंगे कि काम को कुशलता पूर्वक करना जो है वो प्रबंध कैसे कहलाता है, इसके उद्देश्यों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ प्रबंध का क्या महत्व है हमारे व्यवसाय में, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बच्चों 11वीं कक्षा में हमने व्यवसाय का अर्थ हमने समझ लिया था। अब 12वीं कक्षा में हम उसको कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसको भगाना है, बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है, उसको कैसे हमने लो कॉस्ट करनी है, ये सारी की सारी चीजों को हम 12वीं कक्षा में हम लगातार सीखते चले जाएंगे। फिर हमारा दूसरा पाठ आ जाएगा प्रबंध की प्रकृति, यानी कि मैनेजमेंट की नेचर कैसी है। इस पाठ के अंदर हम कला और विज्ञान के रूप में प्रबंध को हम देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप 12वीं कक्षा कॉमर्स से पढ़कर जाएंगे तो ये एक विज्ञान के रूप में रहेगा, लेकिन 12वीं कक्षा 11वीं कक्षा यानी कॉमर्स में सीखी हुई चीजों को जब जहां भी आप काम करोगे वहां पर प्रयोग में लाओगे तो वो एक तरह से आपका आर्ट कहलाएगा, कला कहलाएगा। तो इस तरह की चीजों की चर्चा हम पार्ट नंबर 2 में करने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 आ जाएगा प्रबंध के स्तर क्या होते हैं और प्रबंध के कार्य क्या होते हैं। हमारा मुख्य +2 का सिलेबस इसी पार्ट के साथ में शुरू हो जाता है, क्योंकि पहला और दूसरा पार्ट जो है ना हमें सिर्फ प्रबंध के बारे में बताता है, प्रबंध क्या होता है, उसकी प्रकृति, नेचर वगैरह क्या होती है। तीसरे पार्ट से मेन चीजें हमारी शुरू हो जाती है, प्रबंध का स्तर और प्रबंध का कार्य। तो मुख्य रूप से इस पाठ के अंदर प्रबंध के स्तर हमें बताए गए हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध, और ये कैसे कार्य करते हैं इनके ऊपर चर्चा की गई है। और कार्य क्या है और कार्यों के ऊपर ही हमारा आधे से ज्यादा सिलेबस जो है वो व्यवसाय अध्ययन का रहेगा। तो ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, बड़ा ही आनंद आने वाला है। +2 की व्यवसाय अध्ययन के अंदर क्यों आनंद आने वाला है, क्योंकि आपने 11वीं कक्षा में बहुत अच्छे से व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट को पढ़ा है, आपने पढ़ा है तो बहुत आनंद आने वाला है। तो कौन कौन से कार्य आएंगे मुख्य रूप से हम जिनको खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नियोजन आ जाएगा हमारा, जिसको प्लानिंग कहते हैं, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो ये 5 कार्य हमारे व्यवसाय अध्ययन विषय के अंदर हैं प्रबंध के, और इन्हीं के ऊपर पूरे के पूरे चैप्टर से आगे आने वाले हैं। फिर हमारा जो है वो चौथा, इसी यूनिट के अंदर चौथा जो चैप्टर है हमारा वो है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, जिसमें सभी कर्मचारियों के सभी सत्रों पर तालमेल बिठाने की बात कही गई है कि कैसे आपस में कर्मचारियों को मिलाकर जो है वो तालमेल बिठाना है। तो कुल मिलाकर कहें तो पहली यूनिट जो है वो हमारी सिर्फ प्रबंध के ऊपर बेस्ड है कि प्रबंध जो है क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, स्तर, कार्यों की चर्चा की गई है और समन्वय के ऊपर। तो पहली यूनिट टोटली मैनेजमेंट के ऊपर फोकस की गई है।
अगली यूनिट पे चलते हैं, यूनिट नंबर 2, जो वर्तमान कक्षा में हमारी आएगी। महत्वपूर्ण यूनिट है जिसमें प्रबंध के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की गई है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। तो पहला जो इसके अंदर पार्ट आएगा यूनिट 2 में, उसमें हेनरी फ्योल जो जिन्होंने की प्रबंध के 14 महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें दिए, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे उनको। हेनरी फ्योल ने 2 महत्वपूर्ण बातों पर बहुत जोर दिया था। एक, प्रबंध सिद्धांतों की सूची बहुत अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए और सुझावात्मक रूप से होनी चाहिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हेनरी फ्योल ने कही थी कि प्रबंध के सिद्धांत कठोर नहीं होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो पहले पार्ट के अंदर प्रबंध के सिद्धांत में हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों को हम समझेंगे और सीखेंगे कि मैनेजमेंट किस प्रकार से की जाती है। फिर हमारा पार्ट नंबर 2 आ जाएगा इसी यूनिट में, वैज्ञानिक प्रबंध। तो वैज्ञानिक प्रबंध से ऊपर चर्चा करने से पहले प्रबंध के सिद्धांत, जो 14 सिद्धांत जो हेनरी फ्योल ने दिए थे, उसमें से 1-2 नाम मैं ले देता हूं सिद्धांत का, ताकि थोड़ा सा आपके लिए और क्लियर हो जाए। जैसे कि कार्य विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, अधिकार, अनुशासन, पारिश्रमिक इत्यादि, इनके ऊपर जो है ना 14 सिद्धांत जो है इसी प्रकार के दिए हैं हेनरी फ्योल ने। अब वैज्ञानिक प्रबंध की बात करते हैं। FW टेलर महोदय ने जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध दिया था, क्या करवाना है और इसका सर्वोत्तम और सस्ता तरीका कौन सा पड़ेगा, ये वैज्ञानिक प्रबंध है। मतलब एक तरह से क्या है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट को कम करने की बात जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में की गई है। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर हमें प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसको, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एक चीज अगर हम कर लें तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और वो है कि हम अपनी लागत को कम कर लें। तो वैज्ञानिक प्रबंध भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि अगर हम अपनी एक्स्ट्रा लागत को कम कर लें तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इस सिद्धांत में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि रूढ़िवादिता नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप लेता है, मैत्रीपूर्ण रहेगा, सहयोगात्मकता की इसमें बात की जाएगी, और प्रत्येक व्यक्ति का कुशलता और सफलता तक विकास करने की बात वैज्ञानिक प्रबंध में हम पढ़ने वाले हैं। कुछ पद्धतियां भी वैज्ञानिक प्रबंध में बताई गई हैं जिनको हम इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो दोनों सिद्धांत, दोनों ही पार्ट में हमें 2 प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपने व्यवसाय को अच्छे प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। यूनिट 3 पर चलते हैं। क्या कहती है यूनिट 3? एक ही चैप्टर है इसके अंदर, व्यवसायिक वातावरण। 11वीं कक्षा में हमने व्यवसायिक जोखिम नामक पाठ पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि व्यवसायिक जोखिम क्या होता है, कितने प्रकार का हो सकता है, और इसके कारणों के ऊपर हमने चर्चा की थी। तो उसी से मिलता जुलता पाठ है व्यवसायिक वातावरण, जिसमें हम व्यवसाय के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के वातावरणों को समझेंगे। जैसे कि आंतरिक में अगर मैं कहूं तो व्यवसाय के उद्देश्य क्या है, नीतियां क्या हैं, या फिर उत्पादन क्षमता इत्यादि के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे हम। और बाहरी वातावरण को अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूं तो जैसे कि ग्राहक, प्रतियोगिताएं कितनी हैं हमारे व्यवसाय की, आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, तकनीकी वातावरण की हम पुरानी तकनीक पे चल रहे हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव जो बिजनेस है वो नई टेक्नोलॉजी लाकर और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा चुके हैं। या फिर कहें तो राजनीतिक वातावरण की कैसा माहौल हमारे स्टेट या फिर हमारी कंट्री में राजनीतिक रूप से है, कि हमें किस प्रकार से जो है वो बढ़ावा देने का प्रयास गवर्नमेंट करती है। तो इस प्रकार के वातावरण की हम इस पार्ट के अंदर चर्चा करेंगे। अपने देश के इन सभी वातावरणों को भी हम इस पार्ट के अंदर समझेंगे। तो 11वीं कक्षा में जो बिजनेस रिस्क तक हम छोड़ आए थे, अब उसी चीज को इंप्रूव करने की बात जो है वो इस पार्ट के अंदर हम करने वाले हैं। यूनिट 4 की अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ, तो यहां से शुरू हो जाता है प्रबंध के जो 5 कार्य हमने पढ़े थे, उसका पहला कार्य जिसका नाम है नियोजन, यानी कि प्लानिंग। नाम से ही पता चल जाता है बच्चों, कुछ सोच विचार करके कार्य करना जो है प्लानिंग होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले जो हम एक तरह से रफ होमवर्क सा हम कर लेते हैं, जैसे मकान बनाने से पहले एक मैप तैयार कर लिया जाता है, उस तरह के कार्य जो है वो नियोजन कहलाते हैं। पूरी नियोजन प्रक्रिया को हम इस पार्ट के अंदर सीखेंगे कि कैसे प्लानिंग की जाती है, क्योंकि बच्चों किसी भी काम की सफलता नियोजन पर जो है वो निर्भर करेगी। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, कार्य निष्पादन यानी कि वर्क परफॉर्मेंस उतना ही ज्यादा जो है वो इंप्रूव मिलेगा आपको।
इसी पार्ट में योजनाओं को कितने प्रकार होते हैं, मतलब कितने प्रकार की योजनाएं हम बना सकते हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो यूनिट 4 से, इस चैप्टर से हमारे प्रबंध के कार्य शुरू हो जाते हैं और मेन यही 5 कार्य समझने के हैं। अगर ये 5 कार्य हमने समझ लिए तो फिर आगे आने वाला हमारा बिजनेस स्टडी बहुत आसान हो जाएगा और हमें व्यवसाय को चलाने में भी आसानी रहेगी। यूनिट 5 में चलते हैं, जो कि प्रबंध का दूसरा कार्य आ जाता है यहाँ पर, और दूसरा कार्य था हमारा संगठन। तो 3 हिस्सों में बांटा गया है इस पाठ को। सबसे पहला है संगठन, यानी कि निश्चित उद्देश्यों को मिलजुल कर कार्य करना जो है वो संगठन के रूप में हम जानते हैं। इसी पाठ में हम संगठन की प्रक्रिया को समझेंगे और साथ ही साथ संगठन कितने प्रकार का होता है उसको भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि औपचारिक संगठन या फिर मैं कहूं अनौपचारिक संगठन। तो बच्चों इन्हीं चीजों की हम चर्चा जब हमारी यूनिट 5 शुरू हो जाएगी और संगठन वाला पार्ट आएगा तब हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। इस यूनिट में पार्ट नंबर 2 है संगठन ढांचा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। संगठन जब हमें समझ में आ गया तो उसके बाद में संगठन ढांचा हम तैयार कर पाएंगे, यानी जिसके अंदर रहकर सभी कार्य पूर्ण करने होंगे। संगठन ढांचा कि प्रारूप के बारे में हम इस पाठ में समझेंगे, कैसा प्रारूप होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि कार्यात्मक संगठन आ जाएगा इसमें, डिविजनल संगठन आ जाएगा इसके अंदर, और रेखा संगठन भी आ जाएगा। तो इस प्रकार के आएंगे हमारे पास में कि किस किस प्रकार के संगठन के प्रारूप हम जो है वो चुनाव कर सकते हैं। तो संगठन समझने के बाद में फिर संगठनात्मक ढांचा हम खड़ा कर लेंगे अपना। फिर हमारा इसी के अंदर तीसरा पाठ आ जाएगा, महत्वपूर्ण है इस यूनिट का, अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीयकरण। कर्मचारियों को कार्य सौंपना व अधिकार प्रदान करना, ये सभी की सभी चीजें इस पाठ के अंदर पढ़ने वाले हैं। अधिकार और उत्तरदायित्व में अंतर क्या होता है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे इस पाठ में। इसी पाठ में श्रम विभाजन करना भी हम सीखेंगे कि कैसे कर्मचारियों में जो है वो वर्कलोड को डिवाइड किया जाए। हाँ, एक और कंसेप्ट इसी के अंदर आ जाएगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विकेंद्रीयकरण, यानी संगठन में प्रत्येक व्यक्ति तक अधिकार और दायित्वों का सही प्रकार से वितरण जो है वो विकेंद्रीयकरण कहलाता है। इसी चीजों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी संगठन को हमने समझ लिया इस यूनिट में, फिर एक तरह से संगठनात्मक ढांचा हमने खड़ा कर लिया, फिर अधिकारों का हमने, उत्तरदायित्वों का हमने वितरण भी अपने कर्मचारियों के अंदर कर दिया। तो एक प्रकार से जहां प्लानिंग की थी, अब उस प्लानिंग की प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस जो है वो यूनिट नंबर 5 में हमने शुरू कर दी। तो अब तक हमने अधिकारों का, उत्तरदायित्वों का जो है वो हमने वितरण के बारे में हमने प्लानिंग सी एक तरह से कर चुके हैं इस यूनिट के अंदर। यूनिट 6 में चलते हैं। इसके अंदर प्रबंध का तीसरा जो है वो हमारा कार्य आ जाएगा, जो कि नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग, यानी कि पदों को भरना और उन्हें भरे रहने देना। एक बड़ी अच्छी बात कही गई है बच्चों, आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं कि फैक्ट्री में से शाम के समय हमारी असली संपत्तियां चली जाती हैं, हमें सिर्फ यह निश्चित करना है कि वो अगले दिन सुबह वापस आती हैं या नहीं आती हैं। तो शाम के समय संपत्तियां कौन सी चली जाती हैं, हमारे वर्कर्स चले जाते हैं घर को काम करके। तो हमें निश्चित करना है कि जो हमारे पास में काम कर रहा है अगली सुबह वो हमारे पास में वापस आना चाहिए। यानी पदों को भरना और उन्हें भरे रहने देना नियुक्तिकरण कहलाता है। इसी पाठ के अंदर हम HRM के बारे में भी पढ़ेंगे, मानव संसाधन प्रबंधन, जो कि नियुक्तिकरण का एक सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार से किया जाए वो हमें सिखाएगा। एक तरह से कहूं तो नियुक्तिकरण की पूरी प्रक्रिया हम इस पाठ के अंदर पढ़ लेंगे। इसी के अंदर और आ जाएगा भाग जो नियुक्तिकरण का एक हिस्सा है, भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट। जब हमें यह पता लग जाता है कि कौन से पद पर कर्मचारी हमें चाहिए तो फिर हम आवेदन पत्र मांग लेते हैं, यही तो भर्ती होती है। इसके कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, जैसे आंतरिक, बाह्य, इस प्रकार की बहुत सारी डिटेल हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो इस पाठ तक हमें भर्ती करना आ जाएगा। फिर इसी पाठ के अंदर आ जाएगा, इसी यूनिट के अंदर आ जाएगा चयन यानी सिलेक्शन। अब आवेदन पत्र हमारे पास आ गए हैं भर्ती वाले पॉइंट के अंदर। तो आवेदन पत्रों की जांच करना है और उसमें से उपयुक्त व्यक्ति का सिलेक्शन करना जो है वो चयन कहलाएगा।
चयन प्रक्रिया के विभिन्न प्रकार के चरण यानी कि स्टेप्स वगैरह हैं, जैसे कि इंटरव्यू लेना, जॉब ऑफर करना, टेस्ट वगैरह लेना, मनोवैज्ञानिक टेस्ट लेना इत्यादि। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो हम सिलेक्शन नामक पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। बच्चों ये नियुक्तिकरण जो है वो तीसरा कार्य है, तो उसी के अंदर आ रहे हैं ये भर्ती और चयन, और हमारा चौथा इसी के अंदर आ जाएगा प्रशिक्षण एवं विकास। तो छठी यूनिट के अंदर ये 4 चैप्टरों में डिवाइड किया गया है। मुख्य चैप्टर नियुक्तिकरण है, फिर ये उसके सब पार्ट है। अब प्रशिक्षण और विकास वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? वर्क परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखना या फिर उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं। इससे कर्मचारी और संगठन दोनों का ही लाभ होता है। तो इसी प्रकार की कुछ विधियों को हम प्रशिक्षण और विकास नामक चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 6 में हम संगठन का तीसरा कार्य हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारी 7वीं यूनिट आ जाएगी, जिसमें प्रबंध का चौथा कार्य आ जाएगा हमारा, जो था निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग। नाम से पता चल रहा है कर्मचारियों को कार्य के लिए निर्देश देना, मार्गदर्शन देना, अभिप्रेरित करना आदि निर्देशन कहलाएगा। एक तरह से कहें तो व्यवसाय को गतिशीलता यदि गतिशील बनाए रखने का कार्य निर्देशन करता है। मान लीजिए कोई कार्य कर रहा है वर्कर और वो नहीं समझ पा रहा है वहां किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि उसको कैसे करना है, तो वो गति रुक जाएगी वहां उस कार्य की। तो निर्देशन ऐसा कार्य है जो गतिशीलता प्रदान करता है। इसी पाठ में हम निर्देशन के सिद्धांतों को भी समझने का प्रयास करेंगे। इसी के अंदर फिर आ जाएंगे सब टॉपिक्स आ जाएंगे, यानी कि पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन। नाम से पता चल रहा है प्रतिदिन के कार्य की प्रगति पर नजर रखना और उन्हें मार्गदर्शन देना जहां पर भी अटक जाते हैं। यानी जो निर्देश प्राप्त हो गए हैं हमें निर्देशन में, उसी के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे ही नजर रखना जो है वो हमारा सुपरविजन कहलाता है। तो इसी के ऊपर इस पार्ट के अंदर चर्चा करने वाले। निर्देशन के अंदर एक और पॉइंट आ जाता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने के लिए उत्साहित करना, उसके कार्य की तारीफ करना, उसके कार्य में कोई कमी है तो उसको अच्छे प्रकार से बताकर और ज्यादा उत्साहित करना, ये सारे अभिप्रेरणा के तत्व हैं। इसी के अंदर हम मास्लो जो कि मनोवैज्ञानिक है उनकी विचारधारा भी पढ़ेंगे, जो कि आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत के ऊपर आधारित है। साथ ही साथ वित्तीय अवित्तीय प्रेरणाएं क्या होती हैं, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मतलब सैलरी बढ़ाना क्या अभिप्रेरणा के अंदर आता है या नहीं आता, क्या कर्मचारियों को ये चीज प्रभावित करती है, या फिर फेस्टिवल अलाउंस, इस तरह की चीजें क्या प्रभावित करती हैं, इनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 यूनिट नंबर 7 का। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा नेतृत्व। दूसरों को अपने कार्य प्रणाली से प्रभावित करना कि कर्मचारी वैसा ही कार्य करें जैसा हम करवाना चाहते हैं। यही तो होता है नेतृत्व, कि आपको देखकर लोग आपको फॉलो करने लग जाएं, उसी को तो नेतृत्व कहते हैं। तो इसके अंदर हम सीखेंगे प्रबंध कला और नेतृत्व के बारे में, क्योंकि प्रबंध और नेतृत्व अगर दोनों मिल जाएं तो सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है हमारा। तो ये निर्देशन के अंदर ही आते हैं ये, क्योंकि निर्देशन जो है वो चौथा हमारा स्तंभ है, चौथा कार्य है मैनेजमेंट का। तो उसी के छोटे छोटे पार्ट है जो निर्देशन को पूर्ण करते हैं। इसी के अंदर एक और आ जाता है संदेशवाहन, कम्युनिकेशन। हमने 11वीं कक्षा में भी हमने पढ़ा था संदेशवाहन, तो यहाँ ज्यादा डिटेल में आ रही हैं वो सारी की सारी चीजें। विचारों और भावनाओं आदि को हस्तांतरित करना और उनको समझना संदेशवाहन कहलाता है। किसी ने कोई बात कही, हमने उस बात को उसी सेंस में समझा जिस सेंस में वो व्यक्ति कहना चाह रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि संदेशवाहन प्रक्रिया अच्छे प्रकार से पूरी हुई है। तो पूरी प्रक्रिया हम इस पाठ में समझेंगे, इसके प्रकार हम समझेंगे और किस किस माध्यम से संदेश दिया जा सकता है उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कुछ कुछ आइडिया हमें 11वीं कक्षा की बिजनेस स्टडी में इनका हो गया था, तो अब थोड़ा सा और विस्तार में हम प्रैक्टिकली रूप से परफॉर्म करके देखेंगे। तो ये चौथा कार्य पूरा हो जाता है यहां तक मैनेजमेंट का आके। फिर यूनिट 8 में 5वां कार्य आ जाता है, जो कि है नियंत्रण। बहुत ही महत्वपूर्ण है 5वां कार्य। जैसा कार्य हमने सोचा था या फिर जैसी योजना हमने बनाई थी, क्या वैसा ही कार्य हो रहा है, ताकि पूर्व निर्धारित लक्ष्य जो हमने मैनेजमेंट के फंक्शन 1 में प्रबंध के कार्य 1 नियोजन में जो चीजें हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे, क्या हम उसको प्राप्त कर पाएंगे
ये सारी की सारी चीजें हम इस नियंत्रण नामक पाठ के अंदर हम सीखने वाले हैं। नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध है, क्योंकि नियोजन पहला कार्य था, नियंत्रण पांचवा कार्य है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गहरा संबंध तो जरूर होगा, उसको हम जान लेंगे यहाँ पे। और नियंत्रण प्रक्रिया कैसे चलती है ये भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसी के अंदर दूसरा आ जाएगा नियंत्रण की प्रणालियां, यानी टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि बजटीय कंट्रोल, अनुपात विश्लेषण, पीईआरटी, सीपीएम, ऑडिट वगैरह। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं कि हम कैसे जो है वो नियंत्रण को चेक करें, उसकी क्या क्या टेक्निक हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। तो यूनिट 8 तक आते आते हमने प्रबंध के पांचों के पांचों कार्यों को हम समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है हमारा 9वीं यूनिट है, और आ जाते हैं हमारी वित्तीय प्रबंध। हमने 11वीं कक्षा में सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हमने पढ़ा था कि कहां कहां से वित्त का प्रबंध किया जा सकता है। आपको ध्यान होगा शेयर, डिबेंचर्स, लोन, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। चलो इसमें चर्चा नहीं करते, पार्ट 1 और 2 में हमने खूब अच्छे से चर्चा की है। तो वही वाली चीज अब आ गई, वहां हमने वित्त स्रोत ढूंढ लिए कि कहां कहां से कर सकते हैं। यहां अब उनको मैनेज कर लेते हैं कि कौन से स्रोत से कितना हमें वित्त लेना है, किस स्रोत से ज्यादा लेना है, किससे कम लेना है, क्योंकि व्यवसाय की वित्त व्यवस्था से वित्तीय प्रबंध का संबंध डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। यही बात इसके महत्व को बढ़ा देती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे स्थिर पूंजियां कितनी हैं हमारे पास में, चालू संपत्ति कितनी है, स्थिर संपत्ति कितनी है, चालू संपत्ति कितनी है, ऋण वगैरह हमें कितना लेना है। इसी पाठ में वित्तीय निर्णय कैसे लेते हैं हम, ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजंस हम कैसे लेते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पूंजी बजटिंग क्या होता है, लाभांश क्या होता है, या फिर वित्तीय नियोजन किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी चीजें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी यूनिट 9 के पहले पार्ट के अंदर हम समझ जाएंगे। फिर इसी में दूसरा पार्ट आ जाएगा पूंजी ढांचा, कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि स्वामीगत निधि और उधार निधि, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। स्वामी के अधिकार क्षेत्र में कौन सी चीजें और जो उधार ली गई चीजें हैं उसमें कौन कौन सी चीजें, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें हम ऋण पत्र, पूर्वाधिकार अंश, क्षमता अंश, लग रही है ना बच्चों जानी पहचानी बातें, क्योंकि हमने 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन में इनको पढ़ा था। ऋण पत्र, पूर्वाधिकार अंश, क्षमता अंश, जनता से उधार लिया गया पैसा इत्यादि, ये सारी की सारी चीजें। तो इसी पार्ट के अंदर हम कुछ रेशो एनालिसिस करना भी हम सीखने वाले हैं। इसी यूनिट में एक तीसरा पार्ट और आ जाएगा, स्थायी और कार्यशील पूंजी, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। कैपिटल के बारे में हम 11वीं कक्षा में पढ़ाए और थोड़ा सा डिटेल हम 12वीं कक्षा में पढ़ लेंगे। इसमें हम स्थायी और कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करना सीख लेंगे, और 11वीं कक्षा में हम अर्थ समझ के आ गए, इसमें हम प्रबंधन करना सीखेंगे कि कैसे स्थायी और कार्यशील पूंजी का प्रबंध किया जाता है। तो यूनिट 9 तक आते आते हमने अब वित्तीय प्रबंध करना भी हमने सीख लिया। यूनिट 10 पे चलते हैं। अब पाठ आ जाएगा वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, ऐसा बाजार जो वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न करता है या फिर विनिमय करने का काम करता है, हम उसको जो है वो वित्तीय बाजार के नाम से जानते हैं। या फिर कहें तो वित्तीय मांग और पूर्ति को बनाए रखता है। अच्छा, वित्त की मांग कौन कर सकता है? जिसके पास में बचत है पैसे की, वो फिर चाहता है कि इस बचत को कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्ट कर दूं जिससे मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग हो, तो वो इन्वेस्ट कर देता है। मान लीजिए बैंक में इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, तो पूर्तिकर्ता कौन होगा? बैंक हो गया। वो बदले में क्या दे रहा है? उस बचत पे ब्याज दे रहा है। मैं तो कि एक तरह से क्या हुआ, उस व्यक्ति की जो मांग थी कि मैं इस बचत से कुछ ना कुछ अर्निंग करूं, तो उसको ब्याज के रूप में पैसा मिल रहा है। तो इसमें हम पढ़ लेंगे कि हमारे बाजार जो है वो दो प्रकार के होते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार अल्पकालीन प्रतिभूतियों के लिए होता है और पूंजी बाजार दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के लिए होता है। ये दोनों पॉइंट हमने अल्प और दीर्घ 11वीं कक्षा में हमने पढ़ लिया था। इसकी पूरी प्रक्रिया हम इस पाठ में समझेंगे, वित्तीय बाजार वाले। तो जब वित्त मांग की डिमांड होती है तो एक और चीज आ जाती है जहां व्यक्ति बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और वो होता है हमारा शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज। नाम आपने जरूर सुना होगा, न्यूज चैनल वगैरह पे इस तरह की सूचनाएं खूब आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि एक देश की आर्थिक समृद्धि का मापक यंत्र होता है शेयर बाजार।
पूरी की पूरी डिटेल दी गई है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी पुस्तक में ही इतने अच्छे प्रकार से जो है वो समझाया गया है कि शेयर बाजार क्या होता है, कैसे कार्य करता है, बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार कैसे काम करता है, इसके कार्य क्या क्या हैं, भारत में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं, ये सारे के सारी खूब अच्छे डिटेल से चर्चा की गई है। आप बिल्कुल एक जो है बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे कि शेयर बाजार क्या होता है। इसी पार्ट के अंदर सेबी की भी चर्चा की गई है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर बाजार पर कंट्रोलिंग का कार्य करती है। इसी पार्ट में शेयर बाजार में प्रयोग होने वाले शब्दावलियों को भी अच्छे प्रकार से समझाया गया है, जैसे कि मंदड़िया या फिर मैं कहूं तो तेजड़िया, है ना। तो शेयर के बारे में हमने 11वीं कक्षा में तो हमने पढ़ लिया था कि अंश नाम की कोई चीज तो है। इसके अंदर हम पूरा अच्छे प्रकार से देख लेंगे कि शेयर करता क्या है असल में। तो यूनिट 10 हमें इसके बारे में बताती है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते तो अब तक जब हम 11वीं यूनिट में हम पहुंच गए तो अब तक हम क्या क्या चीजें समझ गए। हमने मैनेजमेंट के बारे में समझ चुके होंगे, हम मैनेजमेंट के सिद्धांतों को अच्छे प्रकार से समझ चुके होंगे, हम व्यवसायिक वातावरण को भी समझ जाएंगे, आंतरिक और बाह्य। फिर हमारे सिद्धांत के 5 कार्य कौन कौन से हैं उनको हम खूब विस्तार से समझ चुके होंगे, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। फिर वित्तीय प्रबंध किस प्रकार से किया जाता है, और वित्तीय बाजार, शेयर बाजार, यहां तक हम जो है ना सारी चीजें सीख चुके होंगे। यानी एक तरह से हमने पूरा व्यवसाय अब तक हमने खड़ा कर दिया है, प्रबंध समझने से लेकर और शेयर बाजार तक, जिसमें हमारी कंपनी के ही अंश होंगे। अब सीखते हैं मार्केटिंग के बारे में। चलिए, प्रोडक्ट हमारा तैयार होना शुरू हो गया, मार्केटिंग पे आ जाते हैं। उपभोक्ता की संतुष्टि कैसे की जाए, ये चीज मार्केटिंग में हम पढ़ेंगे। बच्चों एक चीज पकड़ लेना, उपभोक्ता अगर संतुष्ट है तो आपका प्रोडक्ट फिर से खरीदेगा। आप अपने ऊपर एग्जांपल लेके देख लीजिए, कोई भी जो पेन आपने दुकान से खरीदा, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आप उसी पेन की डिमांड दुकान से फिर से करते हो, यानी कि आप संतुष्ट हो उस प्रोडक्ट से। या फिर हम दुकान पर भी जाते हैं तो आप उसको कहते हो भैया पेन दिखाओ मुझे, कितने तक के दिखाऊं, 10-15 रुपए तक के दिखा दो। तो आपके मान लो आगे वो 4-5 पेन रख देता, आप सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? आप पेन उठाते हैं, ढक्कन खोलते हैं और एक कागज पर लिख कर देखते हैं। दुकानदार भी आपको कहता है लिख कर देख लीजिए, जो अच्छा चले वो ले लीजिए। आपके आगे कागज का टुकड़ा रख देता है। वो क्या कर रहा है? वो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करना है। आप जोन से पेन से संतुष्ट होते हैं, आप उस पेन को ले लेते हैं। इसी तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केटिंग वाले पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट के अंदर हम समझ जाएंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट को बेच सकते हैं अपने। इसके अंदर आ जाएगा जो कि मार्केटिंग हमारी 3 चीजों पर बेस होती है, मार्केट, कस्टमर और सेलर। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे। इसी पार्ट में फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भी समझेंगे। अगर हम यहां पर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग खूब अच्छे से समझ गए तो फिर मार्केटिंग बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से मार्केटिंग मिक्स भी इसी से जुड़ा हुआ, वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर इसी के अंदर आ जाएगा हमारा विज्ञापन। आप सबने विज्ञापन जरूर देखे होंगे, याद दिला देता हूं, न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी, रेडियो वगैरह में जरूर देखे होंगे। होता क्या है, एक तरह से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर, कस्टमर को बताना एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। दुकान पर देखा होगा विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट के स्टिकर्स लगे होते हैं छोटे छोटे, या फिर दुकान का जो मेन होल्डिंग होता है, जो ऊपर होता है दुकान के, जो रात को लाइट भी जिसमें जलती है, उसमें भी किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में होता है। वो क्या है? वो एक एडवर्टीजमेंट का एक पार्ट है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक सूचना पहुंचाई जाती है। फिर इसी के अंदर हमारा आ जाएगा पर्सनल सेलिंग। क्रेता विक्रेता जहां प्रत्यक्ष रूप से यानी आमने सामने रूप से जो है वो सेलिंग, क्रय विक्रय करते हैं, तो वहां हम व्यक्तिगत विक्रय करते हैं। इसी के महत्व को व्यवसायिक के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ग्राहक के लिए कितना महत्वपूर्ण है, या फिर कहीं तो समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत सेलिंग, उसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसी के अंदर यूनिट 11 के अंदर पार्ट आ जाएगा एक और, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। सेल्स प्रमोशन
अल्पकालीन प्रोत्साहन कह सकते हैं, या कहूं तो क्रय प्रोत्साहन हो सकता है कि खरीदने के लिए मुझे एक तरह से अट्रैक्ट करने वाली चीजें जो है वो सेल्स प्रमोशन कहलाती हैं। उदाहरण देकर बता देता हूं, डिटेल में हम पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा। जैसे कि मूल्य में कमी कर देना, जो चीज 1000 रुपए की बिक रही थी उसका रेट जो है वो डाउन कर दिया, प्राइस डाउन लग के स्टिकर लगा दिया दुकान के ऊपर, प्राइस डाउन, कूपन हो गया, कोई कंपटीशन करवा देना, गिफ्ट जोड़ देना किसी प्रोडक्ट के साथ, सेल सेल सेल। अब आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा कि क्या हम सीखने वाले हैं। दुकान पर आपने जरूर देखा होगा डिस्काउंट अप टू 75%, अप टू 50%, इस तरह के पोस्टर्स आपने दुकानों में देखे होंगे। सीजनल डिस्काउंट होते हैं ये, गर्मियां आनी शुरू हो गई तो सर्दियों के कपड़ों पर लगा दे, गर्मियां जाने वाली हैं, सर्दियां आने वाली तो गर्मियों के कपड़ों पर लगा दो, सेल अप टू 50% ले जाओ। क्वांटिटेटिव गिफ्ट हो सकते हैं, 4 चीजें खरीदने पर 1 चीज फ्री, लकी ड्राज हो सकते हैं, फुल फाइनेंस, 0% इंटरेस्ट फाइनेंस। ये चीजें आपने देखी हैं, प्रेजेंट मार्केट में खूब चल रही हैं ये, ठीक है। तो ये सेल्स प्रमोशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं। फिर इसी का सब टॉपिक पब्लिसिटी, इसमें कोई पैसा नहीं लगता कंपनी का, ये चीज हम जानेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, उसी टाइम पढ़ेंगे हम, इतना ही समझ लीजिए। इसमें हम सीखेंगे कि जिसमें पैसा नहीं लगता कंपनी का, लेकिन एडवर्टीजमेंट हो जाती है। यूनिट नंबर 11। अब आ गई हमारी यूनिट नंबर 12। हम बिल्कुल अंत में आ गए हैं अब सिलेबस के। यूनिट नंबर 12 महत्वपूर्ण है आज के समय के हिसाब से, क्योंकि ये है उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जो एक्ट आया था 1986 में। इसमें उपभोक्ताओं के दायित्वों के बारे में बताया गया। इसमें उपभोक्ताओं को अगर उनका अहित होता है, कोई उनसे झूठ बोलता है, फ्रॉड करती है कोई कंपनी, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई गलत सूचना दी जाती है, जैसे मान लो कंपनी ने कह दिया कि 1 साल की वारंटी दे दी किसी भी चीज की। आजकल देखा है आपने मोबाइल पर 1 साल की वारंटी दे देते हैं वो। मान लीजिए कंपनी उसको ठीक करने में असमर्थ होती है या मना कर देती है, तो फिर हम कहाँ जाएं एज ए कंज्यूमर कस्टमर। तो फिर हमारे लिए कुछ रास्ते खुलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के कुछ तरीके होते हैं, शिकायत निवारण की कुछ एजेंसियां हैं, वो सारी की सारी हम डिटेल यहां पर पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम उपभोक्ता के रूप में बहुत अच्छे ढंग से खुद को समझ पाएंगे, क्योंकि हमें बिजनेस रन करना सीखा है। और हम किस लिए बिजनेस रन कर रहे हैं ये हमने देख लिया, प्रॉफिट कमाने के लिए, लंबा चलाने के लिए। यही तो महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं बिजनेस के, खूब लंबा चले और प्रॉफिट कमाए। तो प्रॉफिट कमाने के लिए तो मुझे उपभोक्ता को संतुष्ट करना पड़ेगा। उपभोक्ता संतुष्ट होगा तो मेरे माल की डिमांड बढ़ती रहेगी, डिमांड बढ़ती रहेगी तो मेरा बिजनेस चलता रहेगा, प्रॉफिट आता रहेगा, क्योंकि सामान बिक रहा है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें खूब अच्छे से आना चाहिए। कुछ एजेंसियों के नाम ले देता हूं, जैसे कि जिला फॉर्म हो गया, राज्य कमीशन हो गया, या फिर कुछ एनजीओ भी होते हैं जो इस तरह के कार्य करते रहते हैं। तो इसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। हमारे +2 के सिलेबस की अंतिम यूनिट है 13वीं यूनिट, जिसका नाम है उद्यमिता विकास, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यानी संभावित उद्यमियों को, संभावित मतलब जिन्होंने नया नया बिजनेस शुरू किया है, उनको खोजना, विकास करना, प्रशिक्षण देना और संचालन करने में मदद करना। इस तरह की डिटेल में हम चीजें इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे कि जब हम बिजनेस चलाना सीख चुके हैं, हम उपभोक्ता को समझ चुके हैं, हम मार्केटिंग को हम समझ चुके हैं, हम मैनेजमेंट के चारों कार्यों को हम समझ चुके होंगे, तो फिर जब हम नया बिजनेस शुरू करेंगे तो हमें थोड़ा सा ये भी तो पता होना चाहिए कि मेरी सपोर्ट किस किस चीज में मुझे मिलने वाली है। तो वो सारी की सारी चीजें हम पार्ट नंबर इसमें यूनिट नंबर 13 में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये था 12वीं सिलेबस, 12वीं कक्षा का व्यवसाय अध्ययन का सिलेबस जो हम इस साल पढ़ने वाले हैं। उसका थोड़ा सा ब्रीफ, एक तरह से इंट्रोडक्शन कहूं तो वो मैंने दे दिया है। आप सबने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। ये हम पार्ट नंबर 3 देख रहे थे। पहले और दूसरे पार्ट में हमने 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन की चर्चा की थी, और अब तीसरे पार्ट में हमने 12वीं कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ 11वीं कक्षा में हम क्या पढ़ा है उसके साथ में हमने जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास किया था। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।